तो आपके पास ये बुक है। इस बुक का क्वेश्चन 1 करने के लिए बेसिकली कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू द लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल, फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन जो 1 है ये है भी इम्पोर्टेंट। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बेटा एक एक्सप्रेशन होता है जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की बात हो रही है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे जो वेरिएबल यूज करूंगा वो z चूज करूंगा, ठीक है, ताकि z स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो पॉलिनोमियल डिफाइन ऐसे किया जाता है, p ऑफ z वुड बी इक्वल टू a नॉट प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वेयर प्लस a3 z क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन जेड रेज टू द पावर एन। यहाँ पे z कम्प्लेक्स नंबर है और ए नॉट a1 a2 ये सारे भी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ये बेटा एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री आपके पास कितनी है, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। इस तरह की चीज को हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल है। और जो वेरिएबल है यहाँ पे z है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर इसकी n है, दैट्स वाई इसकी डिग्री को हम n कहेंगे। और डिग्री डिफाइन करने के लिए शर्त ये है कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। इट मींस हमने यहाँ पे ये सपोजिशन की हुई है कि ये क्या है, ए एन नॉन जीरो है। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे यहाँ पे जो पावर्स है ना वो डिसाइड करती है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पावर स्टार्ट हो रही है z रेज टू द पावर 0 से, जो कि 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे 1 है बेटा, इधर z स्क्वेयर z क्यूब एंड सो ऑन होता है। आप चेक करें, एक कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ कि इसमें जो पावर्स पावर्स कहाँ से होनी चाहिए। पावर्स जो पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल की में ये बात एज अ शर्त होती है कि पावर शुड बी होल नंबर। पावर आपके होल नंबर होने चाहिए। आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। जी यस सर, सर। जो स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड चलते जाते जी जी, तो सेट ऑफ पावर्स कहाँ से होनी चाहिए, सेट ऑफ होल नंबर से, लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह के जो सेट होते हैं, तो ये पावर्स, इसका मतलब कि आप आपके सामने अगर मैं ये रखूं कि p ऑफ z इज इक्वल टू z रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1, तो आप बता देंगे दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर्स फ्रैक्शन में है। पावर ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन हो सकती है। पहली शर्त ये है कि पावर क्या होनी चाहिए, होल होल नंबर ही होने चाहिए। बाकी इसमें और कोई शर्त नहीं है। ये जो कॉफिशेंट है, z क्या है, z यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है। और जो कॉफिशेंट्स हैं ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। और कॉफिशेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। इट मीन्स कि जो ए नॉट a1 a2 अप टू सो ऑन an है, ये सारे क्या हैं, रियल और कम्प्लेक्स नंबर। आर रियल और कम्प्लेक्स नंबर। इन पे बेटा कोई कंडीशन नहीं है कि ये होल नंबर होने चाहिए, कैसे नंबर होने चाहिए। दीज आर जस्ट द कम्प्लेक्स नंबर। तो पॉलिनोमियल की निशानी पे आपने सिर्फ पावर को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। लेट्स से इसमें मैं कुछ चीजें डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें आपके सामने रखता हूँ, क्या आपने बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट है बेटा, p ऑफ z इज इक्वल टू a नॉट। क्या ये पॉलिनोमियल है। p ऑफ z इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 z। इसके बारे में भी आपने बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं। और p ऑफ z इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वेयर। ये जो a नॉट a1 a2 ये सारे क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो क्या ख्याल है पहले के बारे में, क्या फर्स्ट वन ये पॉलिनोमियल है। सर रियल और जी, नो सर। कॉम्प्लेक्स। पहला पॉलिनोमियल है या नहीं है। नो। क्यों।
सही, रियल और कॉम्प्लेक्स जो पोलिनोमियल्स होती हैं उनमें पावर होल में होती हैं। तो z यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में तो वेरिएबल की पावर जीरो होती है, तो यहाँ पे a नॉट z रेज टू द पावर क्या है, जीरो है। अगर आप बात करें तो लेट्स से p ऑफ z इज इक्वल टू थ्री, थ्री पोलिनोमियल है ना बेटा, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, और इस केस में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, जीरो है, बिकॉज ए नॉट को हम, ए नॉट एक कांस्टेंट है, उसको हमने लिख दिया ए नॉट इंटू जेड रेज टू द पावर जीरो, मीन्स थ्री इंटू जेड रेज टू द पावर जीरो। तो ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री जीरो होती है। इट मीन्स कि जो डिग्री जीरो वाला पोलिनोमियल होता है उसके एक स्पेशल नाम है, दैट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। समझ जी आ गया। सर। तो ऐसा हाँ जी। पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो उसे क्या कहते हैं, डिग्री जीरो हो उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरे के बारे में बताएं, क्या दूसरा पोलिनोमियल है। यस। जी, दूसरा पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, वन। डिग्री वन है। तो इसका मतलब कि दूसरा जो है वो डिग्री वन का पोलिनोमियल है, और डिग्री वन का जो पोलिनोमियल होता है उससे हम कहते हैं वो क्या होता है, वो लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री वन होती है। नेक्स्ट वाला आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट पोलिनोमियल है या नहीं है। जी सर है, और इसकी डिग्री टू है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट आपके पास पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू। और इस तरह के पोलिनोमियल का एक नाम होता है बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। डिग्री टू का पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। क्या ये बात समझ आ गई। एंड सिमिलरली अगर डिग्री थ्री हुई तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री फोर हुई तो वो मतलब डिग्री फोर का पोलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ आ गई है। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि एक तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री आपने बताई ना मुझे, ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लेट्स से ये आपके सामने मैं एक पोलिनोमियल रख रहा हूँ बेटे, कि p ऑफ z इज इक्वल टू, सॉरी, p ऑफ z इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की डिग्री आप क्या बताएंगे। जीरो ही होगी सर डिग्री। जीरो पोलिनोमियल है। लेट्स से ये अगर आप इसको ऐसे लिख दें, जीरो जेड स्क्र, जो मैंने एमसीक्यूज भी दिया था, जीरो जेड अनडिफाइंड। प्लस, वेरी गुड, अनडिफाइंड होती है, प्लस जीरो है, ठीक है। क्योंकि आपने पहले कहा जीरो है तो मैंने तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप कह देंगे डिग्री टू है, फिर मैं उसमें साथ क्यूबिक वाली टर्म ऐड कर दूंगा। आप कहेंगे डिग्री थ्री है, मैं एक और जीरो साथ लगा के तो जीरो इंटू जेड रेज टू द पावर फोर लिख दूंगा। इट मीन्स के इसमें नॉन जीरो नंबर ही नहीं है ना, क्योंकि डिग्री को डिफाइन करने के लिए हमने बात की थी कि डिग्री तो तभी डिफाइन होगी जब उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा, राइट। यहाँ पे हमने बात की थी ना, डिग्री एन है और डिग्री एन की जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए था। तो इस केस यस में तो सर। डिग्री डिफाइन ही नहीं हो पा रही, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट ही जीरो हो जाते हैं जीरो पोलिनोमियल में। समझ आ गई है। तो इस तरह का जो पोलिनोमियल होता है उससे हम कहते हैं दिस वन इज जीरो पोलिनोमियल। ये जीरो पोलिनोमियल होता है बेटा। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री अनडिफाइंड होती है जीरो पोलिनोमियल की। आप जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने सिर्फ जीरो लिखा था। अगर एक्सप्लेनेशन दूं इस बात की, मैंने सिर्फ जीरो लिखा था, आपने कहा था जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री वन होती है। फिर मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो अब आपके जहन में आना आ रहा होगा कि डिग्री तो टू हो गई है। अगर सिर्फ इसको लीनियर लिखेंगे तो आप कहेंगे कि डिग्री तो अब वन हो गई है। इट मीन्स कि डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ना डिफाइन हो, वो जीरो पोलिनोमियल ही ऐसा पोलिनोमियल है। समझ आ गई इस बात की। जी। अच्छा, हम ना यहाँ पे दो स्पेशल किस्म के पोलिनोमियल को स्टडी करेंगे। फैक्टराइजेशन होगी दो खास किस्म के पोलिनोमियल की इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन वन में, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल।
फैक्टराइजेशन का मतलब होगा कि एक बड़ा पॉलिनोमियल होगा, उसको हमने छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स में के प्रोडक्ट में लिखना होगा। फैक्टराइजेशन हम इसी चीज को कहते हैं। दो कौन से पॉलिनोमियल है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है? फर्स्ट वन आपके पास है, पहले वाला पॉलिनोमियल, कि पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कौन बताएगा और इसका नाम कौन बताएगा? सेकंड जो आपके पास पॉलिनोमियल है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी होगी, वो है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड क्यूब प्लस बी जेड सी जेड स्क्वेयर प्लस डी। सेकंड आपके पास ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ए बी सी डी सारे कांस्टेंट हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल कौन सा है और इसकी डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसकी डिग्री। वेरी गुड, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है, और इसको हम कहते हैं ये प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक मींस के यहाँ पे लीनियर फैक्टर ही नहीं है। दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 3 है। ये दो पॉलिनोमियल है जिसकी हमने डिग्री फाइंड करनी है, सॉरी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि एक बड़ा नंबर और लेट्स से 100, उसको आपने छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख देना है, उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेट्स से मैं 2 × 50 लिख सकता हूँ, ये फैक्टराइजेशन है। 2 × 2 × 25 भी लिख सकते हैं, और भी मेथड है, 20 × 5 लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है। बड़ी टर्म को, बड़े डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है उसको छोटी डिग्री के पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखना, ये इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। पहले जो फर्स्ट वाला है ना, इसकी फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, फिर हम सेकंड वाले की बात कर लेंगे बेटा। तो हम फैक्टराइज करना चाहते हैं जेड स्क्र प्लस ए स्क्र को, और रिमेंबर दैट कि भाई आपने जेड स्क्र माइनस ए स्क्र को बहुत अच्छे से फैक्टराइज किया हुआ है, याद है आपको? आपने कहा था एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये फार्मूला था ना आपके पास, याद है आपको? यस सर। जी, तो ये फैक्टराइजेशन है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, प्योर क्वाड्रेटिक ही है। लेकिन ये ना ये फैक्टराइजेशन तो हो जाती है फार्मूले से। यहाँ पे प्रॉब्लम है, बीच में प्लस है, हमें पड़ा हुआ है प्लस हो तो फार्मूला तो लग ही नहीं सकता। दैट्स वाई हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी रियल रियल स्पेस में इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती जेड स्क्र प्लस ए स्क्र की, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं बेटा। पी ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्र प्लस ए स्क्र है। मैं बारी बारी एक स्टेप करता जाता हूँ, ना समझ आई तो बताइएगा। ये जो प्लस है ना, प्लस आया कहाँ से था? माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस कम्स पॉजिटिव, ये आप वहां से प्लस जनरेट हुआ था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इस बात में कोई मसला है आपको? बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है माइनस को भाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, और 1 लगाने यस से तो सर। कोई हर्ज ही नहीं होता। ठीक है, -1 जी को ए स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्र आएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए स्क्र हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आई थिंक कोई मसला नहीं है, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है। अच्छा, आपने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। इससे पहले आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते थे, अभी थोड़ा सा काम उलट कर देते हैं कि -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, बनेगा आपके पास ये चीज बन जाएगी जेड, जेड का स्क्वायर माइनस एज इट इज, और -1 की जगह आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो तो उन दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट्स वाई जेड स्क्वायर माइनस आयोटा ए एंड देन होल स्क्वायर लिख दिया। इस बात में कोई मसला? नो। अच्छा, अब तो आपके सामने एक फार्मूला पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अप्लाई कर दें बेटा, तो क्या बनेगा? उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये तो बन जाएगा जेड माइनस आयोटा ए इनटू जेड प्लस आयोटा ए। तो ये डिग्री 1 के दो लीनियर फैक्टर आ गए हैं ना। डिग्री 2 का पोलिनोमियल था, आपने उसको डिग्री 1 के पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दिया, इट मीन्स कि आपने फैक्टराइजेशन कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये फैक्टराइजेशन तो कम्प्लेक्स नंबर में है ना, रियल में तो नहीं है, क्योंकि बीच में आयोटा इन्वॉल्व है। समझ आ गई है? इस तरह से आपके पास जेड स्क्र प्लस ए स्क्र की ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, समझ आ गई? जी। तो अच्छा, इसमें आपके पास क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है?
जैसे आप चेक करें तो 1.3 के पहले 4 क्वेश्चन बेटा हो गए हैं मेरी तरफ से, क्योंकि जनरल मैंने सॉल्व करवा दिया है, अब आपने उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज को एडजस्ट करना है। ठीक है, जेड स्केयर 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जेड स्केयर प्लस ए स्केयर है। आप बहुत आसानी से बेटा इसका अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो जेड स्केयर प्लस 169 है ना बेटा, तो ए की जगह ए स्केयर की जगह 169 है, तो आप जानते हैं इसको तो आप 13 का स्केयर लिख सकते हैं, राइट। जी अच्छा, अब इसमें वही प्लस माइनस के कंसेप्ट करें, जेड का स्केयर माइनस इंटू माइनस फिर 13। चलें इसमें आप ऐसे करें कि आप ये काम करें, जेड माइनस इंटू -1 इंटू 13 का स्क्वायर, ये ऐसे कर देते हैं। समझ आ गई है? 13 की जो ब्रैकेट है इसके अंदर माइनस ना लगाइएगा, बल्कि चलें 13 के साथ ब्रैकेट का कंसेप्ट में भी आपको कंफ्यूज करे, आप जस्ट इसमें ये काम करें कि 169 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये समझ आ गई आपको? हाँ तो माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, इस कंसेप्ट को यूज करें, माइनस एज इट इज, और ये माइनस आपके पास बाहर, और फिर 13 के ऊपर अलग से स्क्वायर है बेटा। ठीक है। अच्छा, ये -1 इंटू 13 स्क्वायर है, -1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब चेक करें कि -1 की जगह अयोटा लगा दें, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इस बात को हमने यूज करना है। तो जहाँ पे -1 है उधर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। ये बन जाएगा z का स्क्वायर माइनस -1 की जगह अयोटा का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 के ऊपर स्क्वायर। अब देखें, अब आप होल स्क्वायर कर दें इसको, अयोटा 13 एंड देन होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो आप चेक कर लेंगे, ये बनेगा z माइनस अयोटा इंटू 13 एंड z प्लस अयोटा इंटू 13 बन जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। क्लियर? यस सर। इसका जो क्वेश्चन 2 और 3 है ना, बिल्कुल सिमिलर है। आप बेटा जस्ट एक एक्स्ट्रा काम स्टार्ट में कर दीजिएगा। जैसे लेट से मैं इसमें से थर्ड पार्ट आपको बताऊं, साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3z² प्लस 369 363 है। आप 3 एलसीएम ले सकते हैं, सॉरी 3 कॉमन लेंगे बेटा, तो z² से 3 बाई जाएगा, 3z² से तो जस्ट z² बनेगा। 369 को 3 से डिवाइड करें, क्या आंसर 121 आएगा? ये सर। आ जाएगा। अब जरा चेक करें कि अब 3 साथ एज इट इज चलता जाएगा, z² प्लस 121 को आप 11 का स्क्वायर लिख दें। अब आगे वही कंसेप्ट, सारा वही प्रोसीजर रिपीट कर दें। ठीक है, तो बनेगा z² माइनस इंटू -1 इंटू 11 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस वुड बी पॉजिटिव। फिर उसके बाद 3z का स्क्वायर, -1 की जगह तो आप अयोटा स्क्वायर लगा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि -1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और 11 का स्क्वायर जो है वो एज इट इज साथ आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, 3 इंटू z² माइनस अयोटा इंटू 11 एंड देन होल स्क्वायर कर दें। 11 के ऊपर स्क्वायर अलग था, अयोटा के ऊपर अलग। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, तो बनेगा z² सॉरी z माइनस अयोटा इंटू 11, या z माइनस 11 अयोटा इंटू z+11 अयोटा। किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर है? सर आगे समझ। जी अनीक, यस सर। जी सर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आप। क्लियर। जी सर। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब इसका सेकंड में आपको होमवर्क दूंगा, 2 कॉमन लीजिएगा, z² प्लस 9 बनेगा, आगे सिमिलर स्टेप्स हैं। फोर्थ पार्ट इसका चेक कर लें बेटा। फोर्थ आपके पास है z का स्क्वायर प्लस 3/25 है, z² प्लस 3/25।
अच्छा, अब मसला ये है कि 3/25 तो कंप्लीट स्क्वायर है नहीं ना, लेकिन फिर भी हमें आंसर कंप्लीट स्क्वायर में चाहिए। मैं इसमें एक काम करूंगा, 3 √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 एंड होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिखा जा सकता है बेटा? आप चेक कर लें, लिखा जा सकता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर लेंगे 3 आएगा और 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 ही बनेगा। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब सेम प्रोसीजर आगे अप्लाई करें। जेड स्क्वायर, बीच में आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस, फिर एक -1 लगाएंगे और √3/5 के ऊपर स्क्वायर करके तो अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। अब आप क्या करें, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इस बात को यूज करें, तो बनेगा जेड का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर √3/5 एंड देन होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ऊपर होल स्क्वायर नहीं आएगा। अब इसमें इस चीज को एज अ होल स्क्वायर लिख दें आप, तो बनेगा जेड का स्क्वायर माइनस आयोटा √3/25 एंड देन होल स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि अब इसमें फार्मूला अप्लाई करें, जस्ट बी की जगह आयोटा √3/5 है ना, तो ये एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ आ जाएगा। जेड माइनस एंड आयोटा √3/5 √3/5 इंटू जेड प्लस आयोटा √3/5। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन बेटा कंप्लीट हो गई है। समझ आ गई? जी तो इस तरह से आपने जो फर्स्ट टाइप का पोलिनोमियल था उसकी फैक्टराइजेशन सीख ली है, ठीक है। अब हम जो दूसरी टाइप का पोलिनोमियल है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। दूसरा टाइप क्या है? क्यूबिक है। तो क्यूबिक की पोलिनोमियल के लिए ना एक रूट आपने बेटा खुद से निकालना होता है, ठीक है, अपनी मर्जी से एक एक रूट आपने कैलकुलेट करना होता है। उससे पहले आप जरा फैक्टर या रूट की डेफिनेशन सुन लें। फैक्टर थ्योरम आपके पास क्या था? आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है? पहले रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लेते हैं, फिर हम सर क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करेंगे। रिमाइंडर, पोलिनोमियल को से लेट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास इसमें ये है कि अगर आपके पास थ्योरम है, ये मैं जस्ट इसको एज अ थ्योरम ही पढ़ाऊंगा, आपको डिटेल में नहीं जाता, कि इफ x माइनस ए एक लीनियर, चलें z की बात करते हैं कम्प्लेक्स में। इफ z माइनस ए इज, अगर हम एक पोलिनोमियल है लेट्स से p ऑफ z, इसको हम डिवाइड करते हैं एक छोटे लीनियर पोलिनोमियल के साथ, इज डिवाइडेड बाय z माइनस ए। लेट्स से एक z माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल है, p ऑफ z के साथ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका जो बेटा रिमाइंडर होता है ना, वो आप एक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन रिमाइंडर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम, देन रिमाइंडर वुड बी इक्वल टू p ऑफ a। आपने p ऑफ a निकाल लेना है। p ऑफ a कैसे निकालेंगे? इस z माइनस ए को पहले इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटा, तो वहां से आपको z की वैल्यू मिलेगी, a आ जाएगी, वो z की वैल्यू पोलिनोमियल में पुट कर दीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमेंबर दैट कि जब भी आप पोलिनोमियल को, किसी बड़े पोलिनोमियल को छोटे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं ना, आप जब भी डिवीजन करते हैं, लेट्स से इधर p ऑफ z है, यहाँ पे z माइनस ए है, तो एक बेटा आपका आंसर आता है, आंसर को क्वोशंट बोलते हैं, और एक आपके पास रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करने का डायरेक्ट प्रोसीजर बताता है कि भाई आप z माइनस ए को इक्वल टू 0 पुट करके z की वैल्यू निकालें, वो z की वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो यू विल गेट रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने अभी बात करनी है फैक्टर की। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। है क्या कि भाई z माइनस ए, ये जो छोटा डिवाइजर है, इसको आप डिवाइजर कहते हैं ना, z माइनस ए जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, z माइनस ए अभी तक डिवाइजर था, इसको आप कहेंगे कि z माइनस ए वुड बी अ फैक्टर।
z माइनस ए क्या बन जाएगा, z माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। ये p ऑफ z जो बड़ा पोलिनोमियल है उसका क्या होगा, फैक्टर होगा इफ रिमाइंडर जीरो, कि जो आपने अभी रिमाइंडर ऊपर कैलकुलेट किया था, अगर ये रिमाइंडर p ऑफ a इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम कहेंगे z माइनस ए फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम आपको क्या बताता है, फैक्टर बताता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, याद रख ले कि थ्योरम आपका यही है, आई डबल एफ के साथ, इफ एंड ओनली इफ के साथ है ये। यानी कि फैक्टर किसी चीज को चेक करना तो उसके लिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर रिमाइंडर जीरो आया तो वो फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बेटा चेक कर सकते हैं कि 20 को 5 पे डिवाइड करें ना, तो 25 पे डिविजिबल है, बिकॉज 20/4 का आंसर पूरा इंटीजर आ रहा होता है। डिविजिबल का मतलब होता है कि फैक्टर है ये इसका। आप 20 को 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, इट मीन्स कि 4 फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो इधर 20 बनेगा, यू विल गेट रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो हो तो आप कह सकते हैं कि वो चीज फैक्टर होती है। बहरहाल नोट ये है कि इफ z माइनस ए इज अ फैक्टर, अगर z माइनस ए फैक्टर हो तो जो z की वैल्यू होती है बेटा, z इक्वल टू a वुड बी अ रूट। ठीक है, तो ये आपके पास z इक्वल टू a क्या होगा, z की जो वैल्यू होगी वो रूट होती है, या रूट का दूसरा नाम भी होता है जीरोस, हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर z माइनस ए फैक्टर होगा तो z की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास रूट आ जाएगा। क्लियर है ये बात आपको? जी तो बेसिकली हमने एक फैक्टर खुद से या एक रूट खुद से निकालना होगा। z की वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो इसमें हम फंक्शन पुट करें तो हमें रिमाइंडर मीन्स के आंसर जीरो मिले। अगर आंसर जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि वो रूट है, इसका मतलब होगा वो ये एक फैक्टर होगा। एक फैक्टर हमने खुद से निकालना होगा हिट एंड ट्रायल प्रोसीजर से। उसके बाद हमने क्या करना होगा, एक रूट निकालने के बाद हम ये काम कर सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएंगे, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में रिजॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो वो फैक्टराइजेशन उसकी उस प्रोसीजर से हो जाएगी। सिंथेटिक डिवीजन आपने पढ़ी होती है, इन केस अगर आपको ना समझ आई तो मैं आपको समझा भी दूंगा। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन 5 है, इसका 5th पार्ट। फैक्टराइजेशन का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि आप बड़े नंबर को छोटे नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो क्वेश्चन 5 को ना हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन अगर हो तो आप उनको डायरेक्ट, उसकी डिमांड जस्ट ये है ना कि आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी है, वो ये नहीं कह रहा कि आप किस प्रोसीजर से करें। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन 5 की जो फैक्टराइजेशन है वो एक आसान प्रोसीजर से आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और इसमें ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है कि इसके रूट जो है वो इंटीजर आते नहीं है ना। बहरहाल ये 2z³ प्लस 3z² माइनस 10z माइनस 15 है ना। तो आपको चाहे नजर आ रहा है कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? टू फर्स्ट टू टर्म्स में से नहीं बेटा, टू कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में मौजूद हो। तो टू तो दोनों में जेड मौजूद, z भी कॉमन है, और आप चेक कर सकते हैं z² बल्कि कॉमन है। z² कह दे तो ज्यादा मुनासिब है। फर्स्ट टू टर्म से z² कॉमन लें तो पीछे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और z³ था इसलिए एक z बचेगा। z3z² से z² बाहर चला गया, मीन्स कि जस्ट 3 बचेगा। क्लियर? आप चेक कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट टू सर टर्म्स में से क्या कॉमन है, एक तो माइनस माइनस कॉमन है। उसके बाद आप चेक करें तो 10 और 15 में से गालबन 5 भी कॉमन होता है बेटा। क्लियर है? 5 -5 जी कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 2z, और -15 से -5 लेंगे तो पीछे 3 बचेगा। तो ये एक प्रोसीजर आप उन क्वेश्चन में कर सकते हैं जिसमें कॉमन लेने पे यहाँ पे और यहाँ वाला नंबर सेम बनता है, बाकी किसी में बनता नहीं है, इसलिए उसको हम इस प्रोसीजर से नहीं करेंगे। अब आप 2z+3 को कॉमन ले लें, बन जाएगा 2z+3 बाय कॉमन, पीछे बचेगा z² -5। अच्छा, अब मजीद लीनियर में रिजॉल्व करना है, तो फर्स्ट वाला लीनियर है, इसका मतलब फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेकंड को सिंप्लीफाई कर दें जस्ट। ठीक है, तो जो सेकंड है उसमें आप ये काम करें, बनेगा 2z+3
ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले लिखूंगा जेड स्क्र माइनस अंडर रूट ऑफ 5 एंड देन होल स्क्र। क्लियर? ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्मूला अप्लाई करें तो बन जाएगा 2z प्लस 3 इंटू जेड प्लस स्क्र रूट ऑफ 5 इंटू जेड माइनस स्क्र रूट ऑफ 5। क्लियर? तो ये डिग्री 3 का पोलिनोमियल था, इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर दी, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये इसको 3 लीनियर फैक्टर सर में आपने रिजॉल्व कर दिया। जी जी। सर हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? बिकॉज हम इसमें कर सकते हैं ना अप्लाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला डायरेक्ट। ओ, ठीक है सर। आपको फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होता है ए माइनस ए बी ए इंटू प्लस ए बी प्लस ए बी। माइनस बी। हाँ, इसमें डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते जब बीच में प्लस हो तो। जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 फर्स्ट 4 पार्ट्स में बीच में प्लस था, इसलिए हमने पहले बनाया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आप क्वेश्चन यस 5 सर इस तरह ठीक। से कर सकते हैं। फिर अभी क्लास का टाइम तकरीबन खत्म हो गया है, तो बाकी जो है वो हम फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, डेफिनेशन समझी थी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल पी ऑफ जेड को किसी हम छोटे पोलिनोमियल से डिवाइड करें, तो आप उसका रिमाइंडर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यू डोंट नीड लॉन्ग डिवीजन। इसको हम लॉन्ग डिवीजन से भी ऑफ कोर्स हम रिमाइंडर फाइंड करते थे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर फाइंड करने में आसानी पैदा करता है। ये जब डिवाइड हो रहा है तो क्या करें, जिस पोलिनोमियल से आपने डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकालें जेड की। वो जेड की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करें, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। फिर रिमाइंडर थ्योरम का मैंने आपको एक फैक्टर थ्योरम बताया था। फैक्टर थ्योरम स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का। वो केस क्या है कि z माइनस ए पहले सिर्फ डिवाइजर था, डिवाइड कर रहा था। अब क्या है, z माइनस ए फैक्टर बन जाएगा। कब? फैक्टर ऑफ पी ऑफ जेड इफ एंड ओनली इफ रिमाइंडर 0। जो आपने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैलकुलेट किया था, प्रोसीजर वही है। अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आया तो आप कहेंगे कि ये जो डिवाइजर है जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हैं ये फैक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर इसको कहते हैं। फिर एक रिजल्ट है कि अगर z माइनस ए फैक्टर है तो जो z की वैल्यू होती है उसको हम दो नाम देते हैं। उस z की वैल्यू को आप रूट भी बेटा कह सकते हैं, और उसी z की वैल्यू को आप जीरोस भी कहते होते हैं। ठीक है, रूट या जीरो होते हैं z की जो वैल्यूज होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 की फैक्टराइजेशन हमने की थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल थी। तो ये आसान इन द सेंस था कि इसको ना जेड स्क्वायर कॉमन लेने से आपकी इसकी डायरेक्ट ही फैक्टराइजेशन हो जाती है, तो हम इसमें सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। जरा अब हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैं इसका 6 पार्ट आपको कराता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। एक आप अच्छा, इसकी डिमांड नहीं है कि सिंथेटिक डिवीजन से करें, लेकिन आप एक प्रोसीजर है कि सिंथेटिक डिवीजन से भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसलिए मैं वो प्रोसीजर आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो पोलिनोमियल है उसको लिख लें कि जिसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है। तो ये क्या है, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का क्यूब माइनस 7 जेड प्लस 6 है बेटा। तो ये आपके पास है, इसकी सिंथेटिक डिवीजन करके तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने पहले ना एक फैक्टर आपने खुद से निकालना होगा, उसको कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड। वो कैसे निकलता है? हिट एंड ट्रायल मेथड से कि प्रोडक्ट ऑफ जेड क्यूब, या आप कह सकते हैं हाईएस्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो कौन सा है, जेड क्यूब, इसमें सबसे बड़ी टर्म है, एंड द लास्ट टर्म, लास्ट मीन जो कांस्टेंट टर्म है। तो इस केस में जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, वो 6 है। तो आप चेक करें कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आता है। जेड क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, और 1 इंटू 6 आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से पॉसिबल रूट हो सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, आपने किसको चेक करना है, जितने 6 के फैक्टर्स हैं। जैसे 6 का फैक्टर है +-1, +-2 इसका फैक्टर है, +-3 है, +-4 नहीं है क्योंकि डिवाइड करने पे डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा, एंड सिमिलरली +-6। तो इन 6 में से कोई एक फैक्टर लाजमी होगा। तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टर क्या होगा, इस ये जेड की वैल्यू लेनी है, पुट करनी है। अगर आंसर 0 आया तो फैक्टर, 0 ना आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम ना स्टार्ट से लेके चलते हैं, जेड की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लेते हैं कि क्या जेड माइनस जेड इक्वल टू 1 फैक्टर है या नहीं, ये बात चेक करनी है।
जस्ट आपने अपने जो पोलिनोमियल है उसमें z की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो बनेगा p(1) इक्वल टू 1 का क्यूब -7 इंटू 1 प्लस 6। तो ये बाय चांस ये क्वेश्चन इजी हो गया, 1 -7 प्लस 6, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू पे ही फैक्टर आ गया, 7 - 7 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इक्वल टू 1, ये क्या है, z की जो वैल्यू होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, z की वैल्यू बेटा रूट होती है, ठीक है। तो फिर उसमें एक ये बात है कि अगर z की वैल्यू रूट हो तो देन उसमें आप इस 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाएं, z-1 बनेगा। देन जो आपका जो z-1 है ये फैक्टर है, एक फैक्टर आपने इस प्रोसीजर से निकालना है, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या एक रूट आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेट्स से 1 पे आंसर 0 ना आता तो हम -1 को चेक करते, -1 पे भी 0 ना आता तो आगे 2 पे बात करते, फिर 3 पे, फिर 6 से, तो यहाँ तक आपके पास ये चीज बन जाती है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन से आपको एक एक क्या कहते हैं उसको, डिप्रेस्ड इक्वेशन मिलती है। डिप्रेस्ड इक्वेशन मतलब कि अगर क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन, अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है तो डिग्री 2 की इक्वेशन आएगी, उसको हम डिप्रेस्ड का नाम देंगे। 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उससे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन, उसका एक ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है बेसिकली। प्रोसीजर क्या है सिंथेटिक डिवीजन का वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेट्स से p(z) आपके पास है z³ z² वाली टर्म नहीं है, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ। z³ मतलब 1 इंटू z³, 0 z² बिकॉज z² वाली टर्म नहीं है, -7z+6। तो ये है आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट। तो सबसे पहले ना सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने 2 लाइंस लगाने हैं। जैसे एक लाइन आपके पास ये लाइन है, यहाँ पे लगाते हैं, और दूसरी लाइन आपने इस पोजीशन पे लगानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ना यहाँ पे रो वाइज क्यूबिक पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिख देने हैं। जैसे फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 है, z³ का कोएफिशिएंट 1, z² का कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट -1, देन ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो 6 है। एक रूट आपने कैलकुलेट किया हुआ होगा ऑलरेडी, वो रूट की जो वैल्यू है वो उसको आपने इस पोजीशन पे लिखना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसीजर है, फर्स्ट टर्म है इसको एज इट इज नीचे ले आना है। जैसे फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, अब जो भी आंसर आएगा उसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इधर नेक्स्ट में लिख देंगे। जैसे आप चेक कर सकते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर तो 1 नहीं आएगा, 1 इधर आ जाएगा। फिर उसको ऐड करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर 1 आया, 1 इधर लिखा, 0+1 का आंसर 1, 1 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर 1 आ गया। -7+1 का आंसर 6 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो -6 आएगा, सॉरी, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब जरा सॉल्व करें तो लास्ट वाली जो आपके पास टर्म है वो क्या आ रही है, वो 0 आ रही है, ठीक है। ये जो इस पोजीशन पे 0 आता है ना बेटा, इसको कहते हैं दिस इज रिमाइंडर बाय सिंथेटिक डिवीजन, इसको हम रिमाइंडर ही बोलते हैं। z = 1 रूट था, दैट्स वाई रिमाइंडर शुड बी 0, तो इस वजह से रिमाइंडर 0 आना बनता था। बात समझ आ रही है। तो ये जो आपके पास सिंथेटिक डिवीजन अब आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने जस्ट ये करना है, डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखनी है। ये जो आपके पास इस पोजीशन पे इक्वेशन आएगी वो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी। क्यूबिक इक्वेशन के लिए 4 कोएफिशिएंट होते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए 3 कोएफिशिएंट होते हैं ना, तो जो फर्स्ट है वो हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट होता है, तो इस केस में फर्स्ट z है तो मतलब बनेगा 1z का स्क्वायर। सेकंड कोएफिशिएंट 1 है तो डिग्री एक कम करेंगे तो वो 1z बन जाएगा, फिर बन जाएगा -6। मतलब जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बन रही है z² + 1z, मतलब z-6, तो एक ही आपके पास इक्वेशन आ गई है। अच्छा, ये आपकी सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हुई। यहाँ से एक रिजल्ट बनता है, रिजल्ट ये कि आपका जो ओरिजिनल पोलिनोमियल था, सबसे जो बड़ा था जिसको आपने डिवाइड किया, पहले वो लिखें, वो आपका क्या था, वो p(z) था बेटा। और p(z) की वैल्यू क्या थी, z³ -7z+6 था। ये इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर एंड डिप्रेस्ड इक्वेशन। जो आपका फैक्टर था, आप चेक कर लें फैक्टर का आंसर क्या आया था, फैक्टर आपके पास z-1 था, z की वैल्यू 1 रूट था, इसका मतलब है कि z-1 आपका क्या हुआ, फैक्टर हुआ।
तो z-1 और आगे मल्टीप्लाई किससे करना है फैक्टर को, ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास आई है, मीन्स के z² प्लस z-6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आसान सा काम है, क्यूबिक आपके पास ये क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लें। मिड टर्म कैसे ब्रेक करते थे, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे z² को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6z² आ जाएगा। तो आपने तो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -6z² आ जाए, लेकिन उनको मैं ऐड करूं ना तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस के साथ z आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एक 3z है और -2z है। समझ आ रही है ये बात आपको? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रेकिंग। क्लियर? जी सर। z-1 z² प्लस 3z -2z और -6 हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लें, z-1, पहली दो टर्म्स में से z कॉमन है तो बच जाएगा z+3। फिर आपके पास -2 कॉमन है तो आप चेक कर सकते हैं z+3 ही बचेगा। अब ये वाली जो आपके पास टर्म है, टोटल दो टर्म्स हैं, इनमें z+3 कॉमन है तो आप z+3 को कॉमन ले लें। तो z-1 इंटू z+3 इंटू z-2, तो ये बेटा तीन लीनियर फैक्टर आ गए हैं। ये इसकी क्या हो गई है, क्यूबिक पोलिनोमियल की आपने फैक्टराइजेशन कर दी थी। तो फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप बड़े पोलिनोमियल को छोटे पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो देखें ना, डिग्री 3 का पोलिनोमियल था, आपने इसको तीन लीनियर पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दिया, दैट मीन्स कि ये इसकी फैक्टराइजेशन है। हाँ, अगर आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो इन सबको इक्वल टू 0 पुट करके z की वैल्यूज निकालें, वो जो z की वैल्यूज होंगी वो रूट होंगे या जीरोज होंगे। हमने बहरहाल ये काम नहीं करना, हमने सिर्फ इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्या क्वेश्चन समझ आ गया आपको? जी सर। कोई मसला सिंथेटिक डिवीजन में, और सिंथेटिक डिवीजन की वजह से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसमें, तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, अब आप जरा एक काम करें कि ये जो आपके पास है इसका हम नेक्स्ट पार्ट कौन सा करते हैं, 7 और 8 में से आपको एक पार्ट बोल दें मुझे। 8। 8 पार्ट इसका कर लेते हैं हम, ठीक है? अच्छा, आपको पता है कि आप क्यूबिक इक्वेशन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां से भी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से आंसर मिल जाएगा। बहरहाल आप क्या करें, ये काम करें कि लेट करें कि ये p(z) है, p(z) would be equal to 2z³ प्लस 9z² -11z -30। तो अब आपने क्या काम करना है जी कि इसमें हिट एंड ट्रायल प्रोसीजर अप्लाई करना है और कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। आप प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, वैसे इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें से 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा, या डिवाइड भी करें 15 आ जाएगा। तो आप इसके फैक्टर्स जरा बताएं, पहले इसमें 1 पुट करके चेक करें क्या आंसर 0 आ रहा है, -1 रूट है। क्या -1 इसका रूट है? No, sir. z-1 No. बेटा आप पुट करके चेक करें ना, z = -1। तो आप चेक करेंगे कि z की जगह -1 लगाने पे जो आपका आंसर आएगा वो 0 नहीं होगा, तो इट मीन्स कि ये रूट नहीं है। ठीक है? तो सर इसका √2 बन गया। -z³ प्लस 9 इंटू -2z² -11 इंटू, सॉरी z की जगह हम -1 एडजस्ट कर रहे हैं। तो आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद कि इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा। दैट्स वाई कि -2 तो रूट नहीं है, इसको हम इसलिए उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है? आप मजीद आगे 1 चेक कर सकते हैं, 1 भी रूट नहीं होगा। तो ये हिट एंड ट्रायल प्रोसीजर कभी कभी बहुत लेंथी चला जाता है, इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि पेपर में आपको बेटा कैलकुलेटर तो अलाउ होता है ना, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जस्ट ये काम करना है कि
ये क्यूबिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करनी है, उससे तीन रूट आएंगे, उनमें से एक रूट आपने चूज कर लेना है, ठीक है। एक रूट आपने चूज करके तो उसकी मदद से सिंथेटिक डिवीजन करनी है। जैसे इसमें, जैसे इन्होंने बताया कि आप अगर चेक करें तो 2 इसका एक रूट हो जाएगा। 2 एक रूट होगा तो उस 2 की मदद से फिर आप सिंथेटिक डिवीजन कर दीजिएगा। क्या वाकई में 2 इसका रूट है? जी सर 2 है, मैंने कैलकुलेटर से चेक किया। तो z इक्वल टू, आप क्या करें, z की जगह इसमें 2 फिर पुट कर दें, जहां पे z है उधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या बने, चेक करते हैं 2 पे आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं। तो p ऑफ t इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 माइनस 13। 2 का क्यूब 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 16, और 2 का स्क्वायर 4, 4 को आप मल्टीप्लाई करें 9 से तो कितना बन जाएगा 36, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 माइनस 30। इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 6 12, 10 बजे तक 12, और 3 प्लस 4 52 माइनस 52 वुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू रूट है, z इक्वल टू 2 इज रूट। तो बाय डेफिनेशन अगर z रूट है तो इसका एक फैक्टर आपको मिल गया, देन z माइनस 2 इज फैक्टर, फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल p ऑफ z। ये z माइनस 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब आप जरा इसकी सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें इस पे। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए पहले आपने अपने पोलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए तो कोएफिशिएंट आपके पास डायरेक्ट लिखे हुए हैं। तो कोएफिशिएंट क्या है, 2z³ माइनस 2z³ प्लस 9z² माइनस 11z माइनस 30। एक रूट आपने कौन सा निकाला, z इक्वल टू 2। अब आप इसकी सिंथेटिक डिवीजन करें तो दो लाइंस ऐसे ही लगाएं। पहले आप क्यूबिक पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिख दें। z³ का कोएफिशिएंट क्या आया 2, z² का कोएफिशिएंट 9, z का कोएफिशिएंट माइनस 11, और फिर माइनस 30। एक रूट 2 है, सॉल्व करें। पहले 2 ये एज इट इज नीचे आएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4, 4 प्लस 9 कितना हुआ 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26, और माइनस 11 प्लस 26 क्या आंसर आया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई 30, और आपका चेक करें कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास दलील है कि z इक्वल टू 2 रूट है या z माइनस 2 फैक्टर है। तो ऐसा करने से जो आपकी इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक में। तो क्या बनी है 2z² प्लस 13z प्लस 15। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब वो रिजल्ट अप्लाई करें कि जो आपका क्या कहते हैं उसको, क्यूबिक पोलिनोमियल है वो इक्वल हो जाएगा। तो 2z³ प्लस 9z² माइनस 11z माइनस 30 इक्वल होगा फैक्टर के, पहला फैक्टर आपने क्या निकाला, एक फैक्टर बेटा आ गया z माइनस 2, मल्टीप्लाई बाय दिस दिस इक्वेशन जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2z² प्लस 13z प्लस 15 आ जाएगा। अब आप सिर्फ ये काम करें कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 30z² आंसर आए, लेकिन मैं ऐड करूं तो 13z आंसर आना चाहिए। तो आपके जहन में आ रहे हैं इसके फैक्टर्स, z माइनस 2 इंटू 2z², क्या फैक्टर हो सकते हैं जी, कौन बताएगा। मल्टीप्लीकेशन पर आंसर 30z², ऐड या 10 सब्ट्रैक्ट और करने 3। पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, 13 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक 10z और दूसरा 3z है। 3 प्लस 10 कितना हुआ 13, मल्टीप्लाई करें तो 30z² ही आ रहा है। तो 10z 10z प्लस 3z। प्लस 3z प्लस 15। उसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो ये बनेगा z माइनस 2 इंटू, पहली दो टर्म से 2 भी कॉमन है और बेटा z भी कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लें फिर। तो क्या बचेगा 2z² से 2z गया तो z बचा, फिर 10z से 2 गया 2z, तो पीछे 5 बचेगा।
+3z+15 में से 3 कॉमन है, तो आप चेक कर सकते हैं z+5 ही बचेगा। सिंप्लीफाई कर दें, z-2, यू कैन चेक कि z+5 तो दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो z+5 कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा 2z+3। तो ये इस तरह से आपने इसकी क्या कर दी है, फैक्टराइजेशन कर दी है। तो इस प्रोसीजर से क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन होती है। क्या ये समझ आ गया आपको? जी सर। अच्छा, अब ना इसका 7 पार्ट आपका होमवर्क है, इस प्रोसीजर से आप खुद कर लीजिएगा। तो ये जो आगे 2 क्वेश्चन है वो और आसान है, वो तो क्वाड्रेटिक है ना, z²-7z-8। तो आप बेटा डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। जैसे चले मैं इसका 8 पार्ट आपको करा ही देता हूँ। जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो क्या आएगा, 4z² -7z-11। सबसे पहले कॉर्नर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 44 -44 z² आएगा। You need to find two numbers for which their addition is the middle term, but multiplication क्या होनी चाहिए, कॉर्नर की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो आप मुझे तो ऐसे नंबर तलाश करके बता सकते हैं कि जिनको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो -7z आए, मल्टीप्लाई करूं तो -44z² आना चाहिए। तो कौन से नंबर है? मेरे ख्याल से तो एक -11z है और दूसरा आपके पास है आई थिंक 4z है विद पॉजिटिव साइन। यही 2 नंबर है ना? ठीक है, तो इस केस जी में सर। जस्ट मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है, तो बनेगा 4z² -11z +4z-11। फिर आप फर्स्ट 2 टर्म से जो कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन ले लें। तो फर्स्ट 2 टर्म से z कॉमन है, तो बचेगा 4z-11। फिर आगे 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा 4z-11। यू कैन चेक के 4z दोनों में मौजूद है, इसलिए कॉमन आ जाएगा। 4z-11 इंटू z+1 आ जाएगा। तो ये आपने ना इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, इसके 2 लीनियर फैक्टर बन गए। समझ आ गई? जी सर। जी सर। अच्छा, z² -7z-8 कैसे सॉल्व होगा, उसको हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। z²-7z-8। अब आपने 2 अगेन नंबर तलाश करने हैं, जिसको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो -7z आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे -8z² आना चाहिए। तो एक नंबर है z² -8z है बेटा, एक +1z है -8। चेक करें क्या सेटिस्फाई हो रहा है। हो रहा है ना जी बेटा? सर। -8z + z का आंसर -7z ही आता है, और मल्टीप्लाई करें तो -8z² ही आएगा। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। पहली 2 टर्म्स में से z कॉमन बचेगा, z-8। फिर उसके बाद 1 कॉमन तो बचेगा z-8। यू कैन चेक के z-8 दोनों में कॉमन आ गया, तो z-8 इंटू z+1। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। किसकी? इसके जो 9th पार्ट है उसकी। तो सिर्फ एक पार्ट आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, 7। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सोल्व करवा दिए सिवाय 7 की। तो 7 भी इजी है, आप इसी प्रोसीजर से, जैसे मैंने 8 और 6 किया, आप उसी प्रोसीजर से कर सकते हैं। क्लियर? इसके यस साथ ही सर। बेटा ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट हो गई है मेरी तरफ से। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रहता है या कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। कल से हम 1.4 करेंगे। ठीक है, 1.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो कल से हम ये 1.4 समझेंगे। ठीक है, और कोशिश ओके सर। करेंगे इसको अभी से अच्छी तरह से कर लें ताकि आगे आसानी हो, ताकि एक दफा पहला चैप्टर आपका खत्म कर देना। वैसे तो हमने ये कॉलेज में नहीं कराया 1.4, लेकिन अभी कर लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना बने। ये आज हमारा क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट, 4 तो सारे का क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गए हैं। तो चलें ठीक है, फिर 4 मिनट क्लास के बाद वैसे ही क्लास एंड हो जानी है, तो हम यहाँ पे ही स्टॉप कर जाते हैं। कल से 1.4 इंशाल्लाह।